मैं अनिल आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर शाहपुर पटोरी का। अभी पिछली कक्षा में मैंने अनुवाद के विधियों का वर्णन किया था। उसमें मैंने कर्ता और क्रियापदों का ज्ञान बता दिया था। अब आगे उसे अनुवाद किस प्रकार करेंगे हम इस ओर चलते हैं। तो कर्ता और क्रिया के ज्ञान के बाद धातुओं के ज्ञान की ओर भी हम अग्रसर थे। धातु अर्थात क्रिया और उसके धातुओं का ज्ञान हमें हो चुका था। उसकी अगली कड़ी हम लकार पर चल रहे थे। तो आइए लकार के नियमों को देखते हैं। तो हम लोग धातु के ज्ञान के पश्चात अब लकार के नियमों की ओर चलते हैं और उस लकार के नियम के अंतर्गत हम प्रथमतः लट लकार अर्थात वर्तमान काल के नियमों पर गौर करेंगे। तो यहां वर्तमान काल के नियम है। प्रथम पुरुष के एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ। और उत्तम पुरुष में आएंगे। उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आम। अब समझिए कि यहां 9 कर्ता हमने सीखा था। अब इन 9 कर्ता के साथ ये 9 नियम जुड़ गए। समझ जाइए कि मान ले कि यह कर्ता 9 भाई है और उस 9 भाई के लिए यहां 9 नियम बनाए गए हैं। तो ये नियम लगेंगे कहां? ये सारे नियम धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ये नियम धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। अभी अभी ऊपर मैंने देखा कि क्रिया के जो धातु है पढ़ना का पठ। तो आइए पठ धातु पर हम नियमों को जोड़ते हैं। पहले पठ से पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथौ, पठामि, पठ जोड़ आमि, पठामि, पठावः, पठामः। अब जिन धातुओं पर इसके रूप बनाने हैं इसी तरह से जुड़ते जाएंगे। खादती, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादथः, खादथौ, खादामि, खादावः, खादामः। अब हम जितने धातुओं को इस नियम से जोड़ेंगे वो इसी प्रकार धातु के रूप बनते जाएंगे। तो इस नियम से जुड़े हुए जो यहां पठ धातु, तो धातु में जब नियम लगा करके इसको लिखते हैं तो इसका नाम है धातु रूप। क्या कहते हैं इसे? धातु रूप। तो सभी धातुओं के धातु रूप इसी प्रकार से हम बना लेंगे। अब यहां देखिए कि 9 को करता है और 9 को धातु के रूप है। जिस पुरुष के जिस वचन का कर्ता हो उसी पुरुष और उसी वचन का नियम जोड़ देने से क्रिया में अनुवाद बन जाएंगे। तो देखिए यहां है, जैसे लिखा रहेगा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। प्रथमतः वह के लिए सह आ गया, सह। अब वह सह किस पुरुष के किस वचन में है? तो प्रथम पुरुष के एक वचन में है। तो कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में है, तो यहां क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन का लगेगा। जब कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में है तो क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन का लगेगा। तो क्या लिखा जाएगा? पठती, सह पठती। हो गया। इसी का नाम है अनुवाद। वह पढ़ता है। यदि रहे तुम पढ़ते हो,
तुम पढ़ते हो, तो तुम का संस्कृत क्या है? देखा जाए मध्यम पुरुष के एक वचन में तुम का संस्कृत है त्वम। इस त्वम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं त्वम। तो त्वम, अब त्वम मध्यम पुरुष के एक वचन में है, मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम है, तो क्रिया पर जाइए। मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या लिखा हुआ है? मध्यम पुरुष के एक वचन में आइए पठसी, अर्थात त्वम पठसी। समझ में आ गया हो? तीसरा उदाहरण है तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। अब तुम लोग का संस्कृत खोजिए। खोजने पर यह मध्यम पुरुष के बहुवचन में दिखता है। तुम लोग का संस्कृत है यूयम, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में है, तो यहां पर हो गया यूयम। अब मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्रिया पर जाइए तो यहां आ जाएगा पठथ, लिखा हुआ है यूयम पठथ, अर्थात तुम लोग पढ़ते हो। एक और उदाहरण उत्तम पुरुष में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का संस्कृत खोजिए। आइए उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम लोग, उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो इसका लिखा हुआ है वयम, वयम। अब जब कर्ता उत्तम पुरुष के बहुवचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन पर जाइए, लिखा हुआ है पठामह, अर्थात वयम पठामह, हम लोग पढ़ते हैं। इसी नियम के ज्ञान से इसको स्मरण कर लेने पर हमें वर्तमान काल का अनुवाद बनाने आ जाएगा और हम अनुवाद अच्छी तरह समझ जाएंगे। इति इदानीं।